चलिए अब जरा ध्यान से समझना प्लीज हैं। पिछले 3 बार से इसका क्वेश्चन लगातार आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखो जरा ध्यान से। जब भी हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं, रिडीम करने का मतलब क्या होगा, उनका पैसा वापस करना, ठीक है। तो देखो क्या फर्क पड़ेगा, कैसे रिडीम करेंगे, पहले लॉजिक समझ लो जरा है। ये हमारे पास बैलेंस शीट है, इक्विटी शेयर कैपिटल है मेरे पास 100 रुपए के, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है मेरे पास 100 रुपए के, ठीक है। चलो ये 400 रुपए के, ओके। प्रॉफिट है मेरे पास जिससे मैं डिविडेंड बांट रहा हूं, ठीक है, मान लो 100 रुपए का। तो ये 600 रुपए की मेरी लायबिलिटीज है और 600 रुपए की मेरी क्या होगी, एसेट्स। इधर फिक्स एसेट्स होंगे और अदर एसेट्स होंगे, ठीक है। मान लो 400 रुपए के मेरे अदर एसेट्स हैं, 200 रुपए के, 400 रुपए के फिक्स एसेट्स हैं, 200 रुपए के अदर एसेट है जिसमें कैश बैंक बैलेंस है। अब ये प्रेफरेंस शेयर मुझे वापस करने पैसा, इन प्रेफरेंस शेयर को मुझे पैसा वापस करना है। तो सबसे पहली बात तो जब पैसा वापस करना तो पैसा होना चाहिए, पैसा आपके पास होना चाहिए। तो इधर हो सकता है हमारे पास कैश इन हैंड अवेलेबल हो, ठीक है। मान लो नहीं है, सबसे पहली बात सिंपलेस्ट, तो ठीक है सर पैसा तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर इशू कर देंगे। हम क्या करेंगे, नए इक्विटी शेयर इशू कर देंगे। तो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी और इधर पैसा आ जाएगा, उस पैसे से प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट कर दोगे। बात समझ में आ गई। तो सारी कहानी सेट हो जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि मान लो भाई मैं एक चीज और ले लेता हूं, 1 मिनट। यहां ले लेते हैं डिबेंचर लोन 200 रुपए के, तो ये 800 रुपए हो गए, ये 800 हो गए, ठीक है, ये 600। इन डिबेंचर को पैसा वापस करना होता है, तो बेसिकली ये अनसिक्योर्ड लोन है, तो बेसिकली है तो ये अनसिक्योर्ड, इनको तो पैसा वापस करना है। तो ये देखते हैं जब ये कंपनी को पैसा देते हैं कि यार इधर हमारी एसेट्स है, 4 गुना एसेट्स इनके पास है। ध्यान तो सुनो मैं क्या कर रहा हूं भाई, इन डिवेंचर के अगेंस्ट, मतलब डिवेंचर होल्डर के दिमाग में क्या चल रहा है, यार मैंने 200 रुपए दिया मैं इनको, एसेट कितनी है इसकी, नहीं टोटल मिलाकर 800, यानी 4 गुना एसेट है ना, इनको नींद आ जाएगी रात को, समझ रहे हो नहीं, इनको कोई परेशानी नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी ना, यानी 4 गुना इनकी सिक्योरिटी है। अब अगर मान लो हमने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया, ठीक है, सिंपल वे में, और इधर से मैंने पैसे पे कर दिए, तो मेरी बैलेंस शीट क्या बन जाएगी, हाँ जी, ये प्रेफरेंस शेयर खत्म हो जाएंगे और इधर से 100 रुपए कम हो जाएंगे, है ना। तो डिबेंचर होल्डर कहेंगे यार कल तक तो 4 गुना सिक्योरिटी थी, आज वो कम रह गई, ऐसा तो ये कल को कुछ भी करेंगे, तो उनकी टेंशन बढ़ती चली जाएगी, यानी उनका जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ आ रही है बात, हाँ जी। तो ये हमारा जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड रेगुलेशन, वो कहता है नहीं भाई उनका इंटरेस्ट डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, उनके जो हित है, उनका जो इंटरेस्ट है वो आप कम करने का अधिकार आपको नहीं है। तो फिर हम एक काम करते हैं, यानी डायरेक्ट प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं कर सकते, ये बात समझ आ गई, क्लियर है बात, ये बात क्लियर हो गई कि आप प्रेफरेंस शेयर को डायरेक्ट रिडीम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या करें, हम एक काम करते हैं, नए शेयर इशू कर लेते हैं। अगर हमने इसके बदले नए इक्विटी शेयर इशू कर दिए तब क्या होगा, इधर पैसा आ जाएगा, नए शेयर इशू करोगे तो पैसा आ जाएगा और शेयर कैपिटल भी बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। उस पैसे से प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर देना, तो डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो आपका अहित नहीं होगा। बात समझ में आ गई। इसका मतलब एक बात हो गई कि प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड
बाय द इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स, बाय द इश्यू ऑफ, उससे लिक्विडेशन की प्रॉब्लम भी, मतलब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, और इधर जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो भी बरकरार रहेगा। नहीं समझ में आई बात? कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बरकरार रहेगा? देखो इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे मेरे पास, पहले स्ट्रक्चर कितने का था, 500 का, 500 का था ना, ठीक है। अब अगर मैंने इसको रिडीम कर दिया, नए शेयर इश्यू करे, तो नए इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे, 500, तो स्ट्रक्चर मेंटेन रहा, बोलो। और जो पैसा इधर आया, जो पैसा इधर आएगा नए शेयर इश्यू करके, उस पैसे से प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट हो गई, नहीं तो हमारी एसेट्स कितनी रही, वही 800 रही, और डिवेंचर कितने रहे, 200 के, और प्रॉफिट 100 का, तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना। अच्छा एक बात बोली मैंने कि कैपिटल स्ट्रक्चर मेरा सेम रहा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है अगर मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाए, कम हो जाए, तो अगर मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो जाएगा, तो कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है कंपनी के ऑनरशिप, कि कंपनी की अपनी ऑनरशिप कितनी है, कि कंपनी का मालिकाना हक कितना है, समझ रहे हो? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या इंडिकेट करता है, ऑनरशिप, ठीक है। तो कई बार कभी हम लोन लेने जाते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं, तो बैंक वाले क्या देखते हैं, यार तुमने अपना पैसा कितना लगाया हुआ है, सारा हमसे ही लोन लेगोगी क्या, नहीं भाई, तो तुमने अपना पैसा लगाया हुआ है कितना, 500, है ना। अब अगर मैंने ये 100 कम कर दी और 400 रह गए, तो बैंक वाले कहेंगे यार ये तो तुम अपना अपना पैसा तो कम करते जा रहे हो और हमसे लोन लेते जा रहे हो, तो फिर वो लोन नहीं देंगे। तो इसका मतलब बाहर वालों के निगाह में हमारा अपना पैसा उतना ही रहना चाहिए जितना एक बार बन गया। तो अगर मैं प्रेफरेंस शेयर रिडीम करता हूं, तो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कम हो जाता है, वो कम ना हो तो नए शेयर इश्यू कर दो, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? बोलो भाई। तो प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड बाय द इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स, इससे दो चीजें सामने खत्म हो जाएंगी, एक लिक्विड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और एक कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा मेंटेन रहेगा। ये बात समझ में आ गई? बोलो भाई। चलो इसको लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, जल्दी फटाफट लिखो। प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड, कैन बी रिडीम्ड बाय, देखो बेटा वहां दोनों बैठे तो आप प्लीज बातें नहीं करो, इसलिए प्लीज, ठीक है, दोबारा मुझे नहीं टोकना पड़े हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड बाय फ्रेश इशू, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर हम नए शेयर इशू करते हैं तो, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ लिक्विड पोजीशन सॉल्व, जो लिक्विड की पोजीशन है वो मेरी सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा। अब ये आप खुद समझ लो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन क्यों रहना जरूरी है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा तभी बाहर वाले बैंक वाले, ठीक है, लोन देने के लिए हमें तत्पर रहेंगे, और अगर हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी तो इससे कंपनी की स्थिति पर फर्क पड़ता है। समझ आ गया? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑनरशिप, ऑनरशिप कम नहीं होनी चाहिए ना, ऑनरशिप कम होती है तो इट्स ए बैड साइन फॉर द कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर ब्रैकेट में लिख लो, क्या मतलब होता है, ऑनरशिप। क्लियर? फटाफट नोट करो जल्दी, समझ आ गया?
नोट कर लिया? चलो आगे, पक्का सबने? पीछे चलो। अब दूसरी बात है, आप ध्यान से सुनना जरा। अब हम ये कहते हैं कि कई बार हम नए शेयर इशू नहीं कर सकते, नए शेयर हम हर बार इशू नहीं कर सकते। फिर क्या करें सर? इक्विटी शेयर कैपिटल है मेरे पास मान लो 400 की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 100 रुपए, डिवेंचर है 200 के, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 100 रुपए का। तो ये हो गया 800 रुपए की मेरे पास इधर एसेट्स हो गई। चलो, अब मुझे ना ये प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, ठीक है, और नए शेयर मैं इशू कर नहीं सकता, नए शेयर में इशू नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि ये क्या है, करंट ईयर का प्रॉफिट है ना? ये किसके लिए उपलब्ध है मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट? डिविडेंड बांटने के लिए। ये किसके लिए उपलब्ध है? इसके बराबर तो इधर कैश होगा ही, इसके बराबर तो इधर कैश हो गई, समझ गए बात? तो अब अगर मैं एक काम करूं, इसके बराबर जो इधर कैश है, इसके बराबर जो इधर कैश है, उससे तो प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट कर दूं, उससे तो मैं क्या करूं? प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट कर दूं, ठीक है। और इधर जो मेरे पास प्रॉफिट है, इधर जो मेरे पास प्रॉफिट, अगर सोचो मैंने इसके बराबर जो इधर कैश है उससे प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट कर दी, उससे तो मैंने क्या करा? प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट कर दी। अब ये कम हो गए मेरे पास, ये मेरे पास कम हो गए, तो एक कहानी गड़बड़ हो रही है क्या? कि कैपिटल कैश तो हो गया इंतजाम, ठीक है, डिविडेंड ही बांटूंगा ना, बट मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो गया? कम हो गया, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट खड़ा का खड़ा रह गया। कल को इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड भी मांग सकते हैं कि आपके पास पीएल दिखाई दे रहा है तो हमारे को डिविडेंड दो, समझ गए? तो मैं एक काम करता हूं, इस प्रॉफिट को खत्म कर देता हूं, इस पीएल को खत्म कर देता हूं, और यहां से एक मतलब एक नोशनल अकाउंट खोल देता हूं जिसका नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होगा? इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो पीएल कम हो जाएगा और सीआरआर क्रिएट हो जाएगा। तो सीआरआर क्या हो गया? एक डब्बा हो गया, बॉक्स हो गया कि भाई मैं इसमें से कभी भी फ्यूचर में बोनस शेयर इशू कर दूंगा, मैं कभी भी इसमें से बोनस शेयर इशू कर दूंगा। तो जब बोनस शेयर इशू करोगे आप, तो आपके शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, आपके शेयर कैपिटल, तो कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाएगा। तो सीआरआर का मतलब क्या है? फ्यूचर में स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का आज एक तरीका, फ्यूचर में कैपिटल स्ट्रक्चर बरकरार रहे एक्चुअली में उसको मेंटेन करने का आज एक तरीका। तो इसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट, इसे बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट। समझ में आ गई बात? तो जब प्रॉफिट में से रिडीम करोगे तो क्या करेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी फ्री रिजर्व में से उतना अमाउंट कहां ट्रांसफर करोगे? सीआरआर, और सीआरआर इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बैंक वालों को भी लगेगा कैपिटल स्ट्रक्चर तो मेंटेन ही है, बैंक वालों को भी लगेगा ना, देखो क्या बन जाएगा इधर, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की हो जाएगी? 400, और सीआरआर कितने का क्रिएट हो जाएगा? 100 का। प्रेफरेंस शेयर खत्म हो जाएंगे, डिवेंचर कितने का? 200 का, खत्म। तो कितना हो गया ये? हाँ जी, पीएल खत्म हो गया ना, ये क्रिएट हो गया सीआरआर, हाँ जी, पीएल खत्म होके सीआरआर क्रिएट हो गया। इधर होगी 700, और इधर एसेट्स कितने की हो गई? 700 की, बोलोगे? तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपका मेंटेन रहा। भाई वो तो डिविडेंड बांटते, अगर हम डिविडेंड बांटते तो भी तो डिवेंचर होल्डर के पास इधर 700 रुपए ही बचते, अब भी 700 ही बचे हैं। हमने डिविडेंड नहीं बांटा, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए,
समझ में आ गई? तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट। लिखो, इफ preference shares are redeemed out of profit, मतलब हम प्रॉफिट में से रिडीम करते हैं, ठीक है, देन एन अमाउंट equal to preference shares, an amount equal to preference shares should be transferred from free reserve फ्री रिजर्व का मतलब क्या हुआ? पीएल और जनरल रिजर्व टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व करो। मैं बताऊंगा ना हर बार। क्या करेंगे? बैठ के परेशान करेंगे, बोलेंगे टेस्ट दे दो ना। तुम एक काम करो, उधर जाके टेस्ट करो। इतने सीएमए वाला पूछो कौन सा टेस्ट है? तो मैं भी आ सीएमए वाला पूछो। हाँ देखो क्या, चलिए जनरल एंट्री देखो। अगर हम, हाँ जी, अब दो तरीके हो गए, प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम कर सकते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ फ्रेश इश्यू, या दोनों में से कुछ पार्ट आउट ऑफ प्रॉफिट और कुछ पार्ट आउट ऑफ फ्रेश इश्यू। समझ में आ गई बात? तो जनरल एंट्री क्या होगी देखो, हाँ जी देखिए, सबसे पहले अगर आउट ऑफ इशू करते हो, नए शेयर इशू करते हो, ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी? सबसे पहले बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल,
आप ना उधर चले जाओ, टेस्ट दे दो इतने, ऐसे ना मैं क्लास ले पाऊंगा ना बैठ पाओगे, क्योंकि फायदा नहीं है। आपने गलती करी तो ठीक है, आप उधर चले जाओ बेटा, सीएम में जरूरी है ना, उधर टेस्ट दे दो इतने। हाँ जी, और अगर हमने शेयर प्रीमियम पर इशू करें तो आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। चलिए सेकंड, प्रेफरेंस शेयर जब रिडीम करोगे तो एंट्री क्या पास होगी, पहले प्रेफरेंस शेयर जब आप रिडीम करोगे तो पहले ड्यू करोगे, तो आप कहोगे रिडीमेबल अब एक मिनट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू, किसको देना मुझे पैसा, प्रेफरेंस ड्यू करोगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये ड्यू हो जाएगा, ये आपका ड्यू हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्रीमियम पर होगा तो प्रीमियम आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और जब पेमेंट करोगे तो पेमेंट की एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। हाँ जी, और अगर आउट ऑफ प्रॉफिट करते हो तो पीएल से कहां पर ट्रांसफर करोगे आप, सीआरआर में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट या जनरल रिजर्व डेबिट टू सीआरआर। ये वो बुक है ना सीएमए वाली, आना जरा, देखिए जल्दी, मिल गया, छठा मिल गया। The following are the extract from the balance sheet of ABC Limited as on 31 दिसंबर 2022। शेयर कैपिटल है 40,000, हाँ जी, इक्विटी शेयर 10 रुपए ईच फुली पेड, 4 लाख हो गए। 1,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं 100 रुपए वाले, 1 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस है, कैपिटल नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग है, कैपिटल रिजर्व है 50,000, सिक्योरिटी प्रीमियम है 50,000, जनरल रिजर्व है 75,000, पीएल है 35,000, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड करा है कि सारे प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं एट पार बाय यूटिलाइजिंग रिजर्व, यानी आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करने हैं, कोई नए शेयर इशू नहीं करने। समझ में आ गया क्या लिखा है, बाय यूटिलाइजिंग रिजर्व, बाय यूटिलाइजिंग रिजर्व का मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट, फ्री रिजर्व, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से सीआरआर नहीं बनाते हैं, सीआरआर कहां से बनाओगे, फ्री रिजर्व से, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि कैपिटल रिजर्व तो कहां से क्रिएट होता है, जब शेयर फॉरफिट करके रीइश्यू करते हो तो जो प्रॉफिट होता है, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर क्रिएटिंग सीआरआर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर की एंट्री पास कर दो जल्दी, क्या एंट्री पास करोगे, सारा सीआरआर से बनाना है आपको। प्रेफरेंस शेयर कितने के हैं मुझे देखना जरा, 1 लाख, तो क्या एंट्री पास करोगे, पहले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितने के, 1 लाख के,
ठीक है, हाँ जी, इनको पेमेंट कर दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक। और ये कहां से रिडीम करोगे? आउट ऑफ फ्री रिजर्व। तो सीआरआर कितने का बनाओगे आप? 1 लाख का। कहां से बनाओगे? फ्री रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का है? 75,000। और पीएल 25,000 टू सीआरआर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन हो गया भाई। पहले कैपिटल स्ट्रक्चर कितने का था आपका? ध्यान से देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के थे? 4 लाख के। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1। टोटल कितने का था? 5। अब ये खत्म हो गया, इसकी जगह क्या आ गया? सीआरआर। समझ आ गई बात? अगर मान लो वो कहता है 70,000 रुपए के नए शेयर इशू कर रहे हैं, तो सीआरआर बनाते 30,000 का। समझ आ गई? अगर वो कहता नए शेयर इक्विटी इशू कर रहे हैं 1 लाख रुपए के, तो सीआरआर बनाते 0। समझ आ गई? दोबारा बोलो। अगर वो ये कहता कि मैं नए इक्विटी शेयर इशू कर रहा हूं 30,000 रुपए के, तो हम सीआरआर बनाते 70,000 का। नहीं, अगर 30,000 रुपए के इक्विटी शेयर इशू करते तो 4,30,000 हो जाते ना। टोटल 5 मेंटेन करना होता है, तो सीआरआर कितने का बनाते? और अगर वो कहता है नए इक्विटी शेयर में 1 लाख के इशू कर रहा हूं, तो जरूरत ही नहीं पड़ती। तो 4 लाख प्लस 1 5 लाख, 5 लाख का चाहिए, तो मैं सीआरआर क्यों क्रिएट करता? आप समझ में आ गया? जल्दी उतारो फटाफट। हो गया? बोलो। हमने, हाँ भाई बता, प्रॉफिट एंड लॉस 25 का कैसे आया? जल्दी। क्यों सीआरआर 1 लाख का मेंटेन करना है? सीआरआर तो 5 लाख का, टोटल स्ट्रक्चर 5 लाख का मेंटेन करना है ना। इक्विटी शेयर 4 के हैं, तो जब प्रेफरेंस शेयर 1 लाख के खत्म हो जाएंगे, तो इसकी जगह सीआरआर 1 लाख का चाहिए। तो जनरल रिजर्व तो 75,000 ही है, बाकी कहां से लोगे? ठीक है, अच्छा। हाँ तो 25 ही लेना है ना, मुझे बनाना तो 1 लाख है। सारा लेके क्या करूंगा? हो गया भाई? चलिए 7वां देखो जल्दी। 7 देखो फटाफट। हाँ बोलो। दस % प्रीमियम थोड़े ना, वो डिविडेंड है। अच्छा, तुम पता है इनका क्वेश्चन समझ आया? क्यों नहीं आया समझ? इनका क्वेश्चन ये नहीं है, समझा करो यार, आधी बात सुन के ही समझ जाया करो। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
5 लाख, एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसका मीनिंग बता क्या है जल्दी। 10% का मीनिंग क्या है? प्रेफरेंस शेयर पर इंटरेस्ट नहीं होता, ये डिविडेंड है, ठीक है, इनका फिक्स डिविडेंड है कि प्रॉफिट हो या ना, इनको डिविडेंड देना है और इक्विटी से पहले देना है, ये प्रीमियम नहीं है, वो तो लिखा हुआ था प्रीमियम, ठीक है, ये इंडिकेशन प्रीमियम की नहीं होती, समझ में आ गया? प्रीमियम तो अलग से लिखा होता है कि प्रेफरेंस शेयर विल रिडीम एट 10% प्रीमियम, आ गया समझ? जो परसेंटेज क्वेश्चन में दिया होगा, हाँ हाँ, वो उसका इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है, चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जल्दी जल्दी आ जाओ, 7 पढ़ो फटाफट। हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून, बढ़िया। हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है, मैं दोबारा देख लेता हूँ फिर एक बार और, ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक है ठीक है। देखो क्या कहता है, 3000 12%, 12% का कोई मतलब नहीं आपके लिए, 12% का आपके लिए कोई मतलब, ये 12% क्या है? डिविडेंड का रेट है, समझ में आ गया? तो 3000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपए वाले, कितने हो गए? 3 लाख। कितने? कंपनी हैड टू रिडीम दी शेयर एट प्रीमियम ऑफ 10%। तो अगर हम बैलेंस शीट सोचें तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने के हैं, ये कह रहा है, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू इशू द फॉलोइंग, अभी इक्विटी शेयर नहीं है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है मेरे पास, फटाफट बताओ। तो यही मेंटेन करना है, मतलब कुछ भी करो स्ट्रक्चर कम से कम मेंटेन होना चाहिए, समझ में आ गई बात? क्या कह रहे हैं, 25,000 इक्विटी शेयर इशू करोगे 10 रुपए वाले, 25,000 इक्विटी शेयर इशू करोगे 10 वाले, तो नई बैलेंस शीट में ये खत्म हो जाएंगे, इक्विटी शेयर आ जाएंगे, बताओ फटाफट कितने के, 25,000 इंटू 10, 2.5 लाख। डिवेंचर आ जाएंगे, डिवेंचर स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होता, डिवेंचर तो अलग हो गया ना, लोन हो गया। The issue was fully subscribed and amount was received in full. Payment was duly made. Company had sufficient profit. Profit भी है, प्रॉफिट भी है। अब बताओ फटाफट से सीआरआर कितने का बनाओगे, जल्दी बोलो जोर से, कहां से? पीएल से, पीएल है, बस खत्म बात, क्वेश्चन खत्म। एंट्री मुझवानी बोल दूं, पहली एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 50,000, ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 3 लाख, फिर 10% है 30,000, 3 लाख 30,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिट टू बैंक 3 लाख 30,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 लाख। क्वेश्चन खत्म, कराऊं? कर लेना एक बार, आगे चलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको, बोलो भाई, पीछे उन्नति समझ आ गया, कराऊं? क्या कह रहे, समझ नहीं आ रहा, दोबारा बताऊं या कराऊं? बता दो ना बस। देखो हमारे पास बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख के, ठीक है। इनको रिडीम करना है 10% प्रीमियम पर, इनको रिडीम करना है कितने पर, 10% प्रीमियम पर, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब प्रॉफिट कंपनी के पास है कम, बहुत सारा,
वो ये नहीं बता रहा कितना, बहुत सारा प्रॉफिट है बस। ठीक है, आप ध्यान से सुनो, जब ये प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे तो ये खत्म हो जाएंगे। अब वो कह रहा है कि 25,000 रुपए, 25,000 इक्विटी शेयर इश्यू करोगे 10 रुपए वाले, नहीं 2.5 लाख। नए इक्विटी शेयर इश्यू करोगे 2.5 लाख रुपए के, तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपको 3 लाख का चाहिए, तो 2.5 लाख तो नया इक्विटी शेयर इश्यू करके बन जाएगा, तो बाकी कहां से लाओगे, सीआरआर से। तो कितना का, 50,000 का। तो एंट्री बनेगी पीएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 50,000, एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर 50,000। बना देता हूं, एंट्री बनेगी पीएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितना, 50,000। नए इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हो, तो नए इक्विटी शेयर की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 2.5 लाख। और ये रिडीम करोगे तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हो, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना, 3 लाख। प्रीमियम पर कितना, कितना हो गया, पेमेंट कर दोगे, कितना, एक एंट्री और कर देना। ये जो प्रीमियम है राइट ऑफ करोगे कहां से, पीएल से। तो कितना, अब समझ आ गया, चलो फटाफट करो। ऑप्शन है, कर सकते हो इसके जगह, सुन भाई, इसके जगह 2 एंट्री कर सकते हो, कई बार बताया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आ गई, हो गया, हो गया भाई, आगे चले, चलो नेक्स्ट देखो 8वां। पढ़ो एक बार फटाफट से।
करें भाई, चलो ध्यान से पढ़ो जरा। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए वाले, ठीक है। ध्यान से देखो कैपिटल स्ट्रक्चर, बताओ जरा जल्दी, इक्विटी शेयर कितना कह रहा है वो, तो 2 लाख लिख लूं, कोई दिक्कत है? 20,000 10 वाले 2 लाख हो गए। 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपए ईच, ठीक है, 1,000। तो प्रेफरेंस शेयर 8% का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। 1,000 100 रुपए वाले कितने हो गए? तो अभी मेरा स्ट्रक्चर कितने का है? तो कुछ भी करूं मेरा स्ट्रक्चर में 3 लाख मेंटेन होना चाहिए। आगे चलो, चलो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व कितने का है? जनरल रिजर्व कितने का है? 80,000 रुपए का। जनरल रिजर्व कितने का है? आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का है? हाँ जी, है पीएल अकाउंट 20,000। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000, हाँ जी, नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000 रुपए का है, जिसमें से 5,000 रुपए क्या है? फ्री नहीं है डिविडेंड के लिए, 5,000 रुपए फ्री है, बोलो। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ठीक है, 2 हैं। 5,000 रुपए का तो फ्री है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और बाकी जो 5,000 रुपए का है वो फ्री, वो स्पेसिफिक है। चलो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 2,000। कैश एट बैंक कितने रुपए का है? बैंक में कितने पैसे पड़े हैं? 98,000। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ, चलिए, फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन डायरेक्टर आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार आफ्टर यूटिलाइजिंग undistributed reserve and surplus subject to the condition that a sum of 20,000 shall be retained in general reserve and which should not be, यानी 80,000 में से 20,000 रुपए हमें यूटिलाइज नहीं करने हैं। तो कितने यूटिलाइज करने हैं? 60,000। ये कह रहा है वो, बोलो। जनरल रिजर्व में से 20,000 रुपए आपको हाथ नहीं लगाने हैं, बोलो, समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए, हाँ जी, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, बोलो। हाँ जी, फ्रेश इशू करने हैं एट पार, बताओ। आफ्टर यूटिलाइजिंग, ये मतलब जनरल रिजर्व कितना यूटिलाइज कर लोगे? 60,000। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कितना यूटिलाइज कर लोगे? नहीं, दोबारा बोल रहा हूं, जनरल रिजर्व कितना इस्तेमाल कर लोगे? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कितना इस्तेमाल कर लोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना इस्तेमाल कर लोगे सीआरआर के लिए? अरे भाई 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर हैं, 1 लाख के, इनको प्रीमियम पे रिडीम करना है। कितने प्रीमियम पर? कितने प्रीमियम पर? तो 10,000 रुपए का प्रीमियम तो यहीं से राइट ऑफ होगा, बोलो। 10,000 रुपए का प्रीमियम तो, हाँ जी, हाँ, नहीं, पहले सारा पीएल से लोगे, फिर बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम तो आप बोनस शेयर के लिए इस्तेमाल करोगे, पहले पीएल से लेते हैं। अगर पीएल बिल्कुल भी नहीं हो तब सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो पीएल कितने का बच गया? 10 का। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितना बच गया? 5 का। तो यानी ये सीआरआर बना लोगे, बोलो भाई। अब अगर इन सबसे सीआरआर 1 लाख का बन गया तो नए शेयर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझ में आ गई? बताओ, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व जनरल रिजर्व कितना इस्तेमाल कर लोगे? 60,000। पीएल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5,000। तो 60 और 10 70 और 5
75 इस्तेमाल कर लोगे आउट ऑफ CRR, बोलो। तो बाकी के 25,000 नए शेयर इशू कर लोगे, बोलो। क्योंकि वो क्वेश्चन में मिनिमम नहीं कह रहा, वो कह रहा है आफ्टर यूटिलाइजिंग, ठीक है। मतलब हम इशू नए शेयर इशू करेंगे आफ्टर यूटिलाइजिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस, यानी सारा रिजर्व एंड सरप्लस इस्तेमाल करने के बाद फिर जो जरूरत पड़ेगी तब आप नए शेयर इशू करोगे। समझ में आ गई बात? तो आप नए शेयर कैसे निकालोगे? हाँ जी, देखो, प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड, टू बी रिडीम कितने हैं? 1,00,000। यहाँ प्रीमियम की बात नहीं, क्योंकि प्रीमियम अलग से ले लेंगे। आउट CRR कितने का बना लोगे? पहला जनरल रिजर्व से कितना? 60,000, PL से 10,000, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5,000, कितना हो गया? 75। तो बाकी के फ्रेश इशू। बोलो, समझ आ गया? करो फटाफट। हो गया? ये ध्यान रखना, लिख लो इस पॉइंट को, कि जो प्रीमियम पे रिडीम करते हैं वो प्रीमियम पहले PL से राइट ऑफ करेंगे, PL ना हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम से। देखो नोट करके, प्रीमियम ऑन redemption of preference share should be write off from, हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नहीं हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है? हो गया? चलिए, जर्नल एंट्री बनाऊं? बोलो भाई।
चलिए इधर देखो, हो गया, हो गया भाई। जरा एंट्री पर आ जाओ, इधर देखो, नए शेयर कितने इशू करने हैं आपको। तो एंट्री बनेगी पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितनी बनाओ जल्दी। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बताओ कितना, 25,000। ये नए शेयर इशू हो गए। हाँ जी, अब सीआरआर बनाओ। जनरल रिजर्व से कितना बनेगा, पीएल से बताओ, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व से 5, कितना हो गया। तो स्ट्रक्चर आपका 1 लाख का मेंटेन हो गया। प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दो। प्रीमियम कितना है, बोलो। 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर हैं, 1 लाख पेमेंट कर दो। कितना, और ये प्रीमियम कहां से राइट ऑफ करोगे, करो। हो गया भाई, हो गया, आगे चलें। वो बाकी वर्किंग में। करना जरा फटाफट अपने आप। बैलेंस शीट आपको दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास है 4 लाख रुपए के, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके पास है 2 लाख के, जनरल रिजर्व है 50,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 40,000 रुपये का, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है 20,000 का। अब ये कह रहा है ये प्रेफरेंस शेयर redeemed at 10% premium after utilizing
ऑल फ्री रिजर्व, ऑल फ्री रिजर्व। सब्जेक्ट टू लीविंग जनरल रिजर्व 10,000, मतलब रिजर्व 10,000 नहीं ले सकते। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5,000, ठीक है। एंड बैलेंस वो अपने आप करना है, नया शेयर इशू कर सकते हो। एंड न्यू शेयर्स will be issued at the rate of 10 इक्विटी। करो। ओके, कितना का बन रहा है? नए शेयर कितने इशू करें? 1,00,000 सबके? हाँ भाई, समझ आया थे किसको? टाइम से क्यों नहीं आता? एंट्री भी तो बनाओ। 1,35,000। चलो टैली कर लो। देखो इधर, आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं 2,00,000 रुपए के 10% प्रीमियम पर। इसका मतलब 2,20,000 रुपए वापस करने हैं। चलो, तो जनरल रिजर्व कितना क्रिएट कर सकते हो? 10,000 छोड़कर कितना? 40,000।
तो जनरल रिजर्व आप ले सकते हो कितना, 40, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 में से 20,000 प्रीमियम के लिए चाहिए तो 20,000। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 20 में से 5 छोड़ दोगे, सब्जेक्ट टू 5,000 छोड़ दोगे ना, 15,000 ले लोगे, कितना हो गया है, 75,000 हो गया ना। ठीक है, तो 2 लाख में से 1,25 कितने बचे, 2 लाख बचे, 75,000 माइनस कर दो, ये नए शेयर इशू कर लोगे। समझ में आ गया। सब्जेक्ट टू लीविंग, लीविंग का मतलब इतने छोड़ने हैं, बाकी यूटिलाइज करने। तो सीआरआर कैसे बनेगा, हाँ जी, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व टू, बताओ जनरल रिजर्व कितना, पीएल, और ये कितना हो गया, और नए शेयर इशू करोगे कितना, 1,25,000, यही आ गया। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे प्रीमियम टू कितना है, प्रीमियम कितना है, पेमेंट कितना करना है, ये प्रीमियम कहां से राइट ऑफ करोगे, और पेमेंट कर दोगे, कितने पेमेंट करोगे, बोलो समझ आ गया। हाँ जी, फटाफट नोट करो। जल्दी नोट करो भाई। हो गया पक्का, चलो अब ध्यान रखना जरा, समझ आ गया, बहुत ध्यान से सुनना जरा। प्रेफरेंस शेयर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक पार्टली पेड और एक फुल्ली पेड। तो अगर मेरे पास पार्टली पेड शेयर हैं तो उनको आप रिडीम नहीं कर सकते, उनको आप रिडीम मतलब सर ये नहीं कह सकते कि 100 रुपए का शेयर है, 60 रुपए आए हुए हैं, 40 रुपए भी आने बाकी हैं, तो 60 ही वापस कर दो ना, नहीं, 40 पहले उनसे लोगे फिर 100 वापस करोगे। ये बात समझ में आ गई। ऐसा नहीं कर सकते कि 100 में से 60 आए हुए हैं तो सर 60 ही वापस कर दो, खत्म कहानी, नहीं कर सकते। क्या करोगे, पहले
40 उनसे मंगाओगे और फिर 100 वापस करोगे। तो यानी पहले पार्टली पेड को क्या बनाओगे और फिर उनको रिडीम करोगे। ये बात समझ में आ गई? बोलो पक्का? दोबारा बोलो जल्दी। उसी से में मंगाते हैं कि आपको अगर रिडीम करवाने हैं तो 40 रुपए दो। क्यों? सुनो ध्यान से इधर बेटा। 100 रुपए का शेयर है, कितने पैसे आए हुए हैं? सर 60 ही दे के नक्की करो ना। क्यों नहीं करते ऐसा? क्यों कहते हैं? ध्यान से सुनो बेटा कि भैया 40 मंगा लो, फिर कितने पैसे आ जाएंगे, फिर 100 वापस करो। ऐसा इसलिए करते हैं कि मान लो रामलाल, सोहनलाल, टोहनलाल, इन्होंने 40 रुपए नहीं दिए, इन्होंने 40, तो इनके जब्त कर लोगे। समझ में आ गई? कंपनी का फायदा है ना भाई। अगर इन्होंने 40 अपने शेयर पर नहीं दिए तो क्या करोगे? फॉरफिट कर लोगे, क्योंकि हमारा हक है पूरे पैसे मंगाना। इसलिए कहते हैं कि पहले पूरे आ जाएं, ठीक है, तो समझ आ जाएगी सारे 24 कैरेट गोल्ड है या नहीं है, तब उनको वापस करो। इसलिए ऐसा करते हैं। समझ आ गई पार्थ? दूसरा, अगर आपके पास दो शेयर दे रखे हैं, एक फुल्ली पेड और एक पार्टली पेड, तो आप पार्टली पेड को फुल्ली पेड नहीं बनाओगे, केवल फुल्ली पेड को आप रिडीम कर दोगे, पार्टली पेड को छोड़ दोगे। दोनों बातें समझ आ गई? जल्दी बता क्या बता, फटाफट जोर से। देखो वो आपस में बातें कर रहे हैं, अपनी क्लास चला रहे हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि मत बैठो, आगे बैठो। इसलिए कहता हूँ अपनी क्लास मत चलाओ, एक क्लास में एक ही क्लास चलती है, ठीक है बेटा? ये कह रहा है कुछ इतनी मुश्किल से मेहनत करके जोश लेके बोल रहा है, इसके जोश पर ठंडा पानी डाल दिया। दोबारा बोल। जब तक बातें करते रहेंगे तब तक तो बोलता रहेगा। समझ आ गई सबको? बता देते क्या? फुल्ली पेड को रिडीम करेंगे, पार्टली पेड को छोड़ देंगे। समझ में आ गया? फटाफट लिख लो, फिर इसके बाद अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे। जल्दी लिखो। पहला पॉइंट, इफ, बस ये लाइन आगे सर। इफ द कंपनी हैज हाँ, पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर ओनली, ओनली का मतलब समझ आ गया? केवल पार्टली पेड है, देन we should convert these partly paid to fully paid and then redeem, and then redeem। समझ में आ गई बात? दूसरा, if company has partly paid and fully paid, both, then we should
रिडीम ओनली कौन से फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर। समझ आ गया भाई? चलो अब इस पर क्वेश्चन करेंगे अगली कक्षा में।